नमस्कार। आज हमारे साथ इस श्रृंखला में वैद्य अविनेश श्रृंगी जी हैं। अ, हम मूल रूप से आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिस पर सामान्यतया चर्चा करना नहीं चाहते लोग, और वो है मनोविकार। आयुर्वेद में मनोविकार एक महत्वपूर्ण विधा है, चिकित्सा की भी और प्रिवेंशन की भी। तो इस मसले में हम आज बात करेंगे। हमारी श्रृंखला ये, जैसा मैंने पहले आपको कहा है, देश के ऐसे वैद्यों को हम खोज कर इस श्रृंखला में ला रहे हैं जो गाँव में काम कर रहे हैं, जो रिमोट एरियाज में काम कर रहे हैं। ये कितनी उपयोगी होगी श्रृंखला या नहीं होगी, ये तो आप सब लोग बताएंगे। पर हम शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, जो आपने मेरे को इतना अच्छा मौका दिया आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में आम जन तक घर घर आयुर्वेद पहुंचाने के लिए। आपका बहुत बहुत आभार हूँ। मेरा पहला प्रश्न ये होगा कि सामान्यतया मनोविकारों के बारे में लोग बात नहीं करना चाहते, और जो मनोचिकित्सक हैं देश के, उनके पास लोग तब पहुंचते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। और ये एक टैबू है, एक तरह का। लोगों के मन में ये रहता है कि लोग हमें कहेंगे कि ये इसका दिमाग खराब हो गया है, डिप्रेशन में है, या डिप्रेशन में है, या कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है। इन चीज़ों पर लोग ना तो बात करना चाहते, ना डॉक्टर के पास जाना चाहते। ये एक बड़ी गंभीर समस्या है। तो इस पर आप क्या देखते हैं? आयुर्वेद का इसमें क्या रोल है, और कैसे आप लोगों को परसुएड करते हैं कि आप चिकित्सा के लिए आइए? सबसे पहले तो जो आपने बताया कि उसके बारे में बात करने से डरते हैं, मतलब वो अपनी बात को किसी से कह नहीं पा रहे हैं। निदान परिवर्जन जो हमने बोला कि सबसे पहले रोग का निवारण करने के लिए निदान परिवर्जन आवश्यक है, लेकिन हम उसको किसी से कहेंगे ही नहीं तो कैसे पता लगेगा? वैद्य पता लगा सकता है। उसमें बताया गया, आचार्य चरक संहिता में स्पष्ट लिखा गया है, कोई गुप्त रोग से, कोई मनोरोग से पीड़ित है तो उसके चाल चलन में क्या लक्षण प्रतीत होंगे वो स्पष्ट रूप से फोन पे बात करके भी आयुर्वेद चिकित्सक बता सकता है। अब रही मनोरोग की बात, तो वर्तमान समय में मेटेरियलिस्टिक जीवन में जी रहे हैं, काम की आपाधापी, मनुष्य जितना सीमित होता जा रहा है ना, उतना ही दुख उसके जीवन में बढ़ता जा रहा है। हम दीपक का उदाहरण ले सकते हैं। दिया तले अंधेरा, दीपक खुद को जलकर रोशनी किया, लेकिन खुद के घर में अंधेरा है, ऐसा कह सकते हैं। तो जितना हम विस्तृत होंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, उतने मनोविकार कम होंगे। दूसरी बात, केवल एक परिवार तक सीमित, और परिवार की, हमने कहा, शिक्षा पद्धति हमारी उद्देश्य, उसका महत्वपूर्ण रह गया एक नौकरी पाना। उस नौकरी में भी उसको वर्तमान समय में फिर बढ़ता जाता है तनाव, मुख्यतया आके वही भौतिक सुख सुविधाओं पर आकर जब वो फंस जाता है तो मनोविकार उत्पन्न होने लगते हैं। मनोविकार, आचार्य चरक ने स्पष्ट कहा है कि षड रस युक्त भोजन और पूरा सात्विक भोजन, आयुर्वेदिक दृष्टि से भोजन भी अगर कर रहे हैं आप, फिर भी चिंता शोकादि भी दोषा, अगर चिंता शोक आदि दोष आपके मन में हैं तो भी वो भोजन नहीं पचा पाएगा आपका शरीर। और मैं तो सामान्य भाषा में कहता हूँ, आपका पेट खराब तो आपका दिमाग खराब, आपका दिमाग खराब तो आपका पेट खराब। ये दोनों का इतना सटीक मैंने देखा है। गट ब्रेन एक्सिस बहुत इम्पोर्टेंट एक्सिस है, बिल्कुल। तो उसमें थोड़ा सा गट में एक अक्षी निमेश मात्र भी अगर डिस्टर्बेंस हो जाता है तो हमारे जो हैप्पी हार्मोन्स जो कहे जाते हैं वो निकलना बंद हो जाते हैं, और उसका पूरे बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ता है, जिससे एंजाइटी, डिप्रेशन, कई सारी मनोविकार उत्पन्न हो रहे हैं।
आप लोगों को क्या सलाह देंगे, हमारे जो दर्शक हैं जो इस श्रृंखला को सुनते हैं, उनको सामान्य ऐसी कुछ सलाह आप दें जो वो अपने जीवन में, नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन भी और फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन भी, जो एक स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा कर सकें। मैं चिकित्सा की बात नहीं कर रहा हूँ। चिकित्सा के लिए मैं बार बार कहता हूँ कि बिना वैद्य के सलाह कोई चिकित्सा नहीं होती, पर स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आप प्रयत्न कर सकते हैं। तो उसमें आप कुछ फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस भी और नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन दोनों को थोड़ा नॉन फॉर इसका जो बताया आपने, आचार्य चरक की उस समय की बुद्धि प्रज्ञा, मैं बुद्धि बहुत छोटा वर्ड कर रहा हूँ, इतनी प्रज्ञा और आप्त पुरुष थे जिन्होंने चरक संहिता के प्रथम खंड में ही दिनचर्या और ऋतुचर्या का उल्लेख किया है। आयुर्वेद के मतानुसार जमाने में पूरे जग में, आम जन में इतनी भ्रांतियां फैली हुई है। अब छोटा सा उदाहरण देता हूं, आप सबसे ज्यादा दही की ठंडी लस्सी कब पीते हैं? गर्मी में पीते हैं, जबकि ग्रीष्म ऋतु में दही का सेवन आयुर्वेद की दृष्टि से निषिद्ध माना, वर्जित है। बिल्कुल ठीक बात है। तो एक पक्ष तो ये कि आप दिनचर्या आजकल सब जगह उपलब्ध है। आप वही मैंने कहा आपको, यूट्यूब राजा, गूगल रानी पे खोजिए, आपको दिनचर्या और अपनी ऋतुचर्या का ज्ञान तो उसमें मिल ही जाएगा। अगर उसमें आपको कुछ डिस्टर्बेंस मिलता है और चिकित्सा की जरूरत महसूस करते हैं तो किसी भी कुशल वैद्य चिकित्सक से आप परामर्श लें, आपको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। मेरे ख्याल से स्वस्थ व्यक्ति हैं उनको मैं कहूँगा कि अगर आप जीवन भर फिट रहना चाहते हैं तो आपको अपने वैद्य के पास परामर्श लेना चाहिए। एक उदाहरण दूंगा मैं आपकी, मैं जैसे आपका बीच में बात काट रहा हूँ जी, जो भी सक्षम है मेटेरियलिस्टिक जीवन में, एक प्रचलन चलता है मेरे फैमिली डॉक्टर, हाँ ये हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो हर बात उनसे शेयर कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि ये हमारे पारिवारिक वैद्य हैं? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? बहुत अच्छी बात है। पारिवारिक वैद्य होना अनिवार्य है दोनों कामों के लिए। अगर आप आज स्वस्थ हैं तो स्वस्थ रहने के लिए, सदैव स्वस्थ रहे आने के लिए, और अगर कोई बीमारी है तो उसकी चिकित्सा के लिए। मैं एक बात साझा करूंगा आपसे डॉक्टर साहब। जिंदगी और मौत के बीच में 7 रक्षा दीवारें हैं आयुर्वेद की। उन 7 रक्षा दीवारों को क्रमशः जब हम तोड़ते चले जाते हैं तो अंत में केवल औषधि की दीवार बचती है। समस्या ये है, एक तो आहार है जिसकी हमने बात की, फिर विहार है, दिनचर्या, सद्व्रत हैं, स्वस्थ व्रत हैं, रसायन है, पंचकर्म है, और फिर अंत में औषधि आती है। इन सब पर मजबूत सलाह आपको वैद्यों के पास मिल सकती है। हम करते क्या हैं? आहार की दीवार तोड़ देते हैं तो 6 बची, फिर विहार, उसकी दीवार बर्बाद कर देते हैं, स्वस्थ व्रत और सद्व्रत भगवान भरोसे छोड़ देते हैं, रसायन, पंचकर्म और औषधि ये वैद्य के डोमेन में चला जाता है। तो अंत में दिक्कत ये है कि हम 6 दीवारें तोड़ के किनारे कर देते हैं, केवल चिकित्सा की दीवार में खड़े रहते हैं जहां जिंदगी और मौत के बीच में सिर्फ एक दीवार है। आपको क्या लगता है इस दिशा में कैसे इस बात को बदला जा सकता है कि लोग पहली दीवार से ही मजबूती रखें? हमारे शरीर में जो प्राकृतिक हमारी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, वो जो जिसी को भी मानते हैं हम डिवाइन पावर, उसने ऐसी निर्मित की है कि वो जब बच्चा पैदा होता है तो उसको 3-4 दिन के बच्चे को देखिए, 1 महीने के बच्चे को देखिए आप, तो वो जब श्वास लेता, मस्त नींद में सोता रहता है, जब श्वास लेता है तो उसका पेट पूरा ऊपर आता है। तो मैं एक तो ये कहता हूँ, सबसे पहले बीच में निकली बात तो पेट भर के श्वास लीजिए। दूसरा, जब आप 6 दीवार तोड़कर 7वीं
दीवार पे वैद्य के पास जाते हैं और अपेक्षा ये करते हैं कि उस 6 दीवारों को हम 6 दिन में खड़ी करें। जो 30-40 वर्षों से 6 दीवार आप तोड़ते हुए आ रहे हैं, उन 6 दीवारों को हम निर्मित 7 दिन, 15 दिन या 1 महीने में करें। तो ये मैं चमत्कार वाली बात नहीं करता। चिकित्सा में कोई चमत्कार नहीं होता। आयुर्वेद विज्ञान है। चिकित्सा के तरीके से ही होगी, लेकिन स्वास्थ्य की रक्षा आपको अगर लगता है, आजकल सब साहित्य उपलब्ध हैं, अगर आपका जीवन उस तरीके से चल रहा है जैसा चलना चाहिए, तो कुशल वैद्य की जरूरत नहीं है। हम तो सर का उद्देश्य ही यही है। सर का उद्देश्य है कि इस धरती को हरियाली रूपी मुस्कान देना और मानव मात्र को मुस्कान देना, रोग मुक्त मुस्कान देना। ये सर का उद्देश्य है और श्रृंखला का उद्देश्य भी यही है। तो ये तभी श्रृंखला कामयाब होगी तब प्रत्येक आम व्यक्ति इस ऋतुचर्या, दिनचर्या के हिसाब से और जो भी छोटे छोटे उपाय आयुर्वेद में बताए गए हैं, उनका आप अपने जीवन में आत्मसात कीजिए। आपको उस 7वीं दीवार तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। महत्वपूर्ण बात है। आज की इस चर्चा को हम पूरा करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा। आप लोगों को क्या सलाह देंगे कि मानसिक रूप से फिट रहें? आचार्य चरक ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कई जगह की है इसमें। अच्छे मित्रों की पहचान कैसे की जाए, इस पर भी आचार्य चरक ने बात की है, क्योंकि आयुर्वेद आयु का वेद है, जिंदगी जीने का तरीका है। तो उन्होंने अच्छे मित्रों की सलाह दी है, आपने पहले बताया। इसी तरह की कुछ सलाह जो आम आदमी अपनी ज़िंदगी में हमेशा साथ रख सके ताकि वो मानसिक रूप से एकदम फिट रहे, ये थोड़ा सा आप बताइए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है सर आपने, कि ये इस पे इतनी चर्चा हो सकती है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हम, आपने कहा सद्व्रत या जो भी है, अच्छे व्यक्तियों की संगत करें या उससे हम ठीक रहेंगे। आज का व्यक्ति खुद को ही नहीं जान पाता। जैसे मैंने कहा था कि मुझे करने क्या आया हूँ, कर क्या रहा हूँ और करना क्या चाहिए, ठीक है। तो अच्छे मित्र, जब हम खुद को ही नहीं जान पा रहे हैं तो हम दूसरों की पहचान करना तो बहुत मुश्किल है। और इसका एक और एक मात्र साधन है ध्यान, आसन, जो हमारे अष्टांग योग में दिया गया है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि। मुझे बड़ा सर हंसी आती है आजकल जो विभिन्न सोशल मीडिया पे जो ऐड आते हैं, गेट एनलाइनमेंट इन जस्ट 99 रुपीज। तो मुझे बहुत आश्चर्य की बात है कि जब ध्यान, सबसे ज्यादा बात होती है ध्यान की। लोग पूछते भी है कि ध्यान, तो उस ध्यान से केवल अच्छे मित्र की ही पहचान नहीं कर पाएंगे आप, आपके जीवन के हर पहलू को वो आपके लिए सरल होता जाएगा। इतना मैंने महसूस किया। बिल्कुल ठीक। मैंने खुद ने महसूस किया कि ध्यान के माध्यम से आपकी जो जर्नी है वो सुगम होती जाएगी। बहुत अच्छा। अपनी इस चर्चा को कंक्लूड करें इसके पहले एक छोटी सी सलाह दूंगा मैं। आचार्य चरक ने थोड़ा किस्सा एक बात करते हैं। महर्षि आत्रेय से आचार्य अग्निवेश ने पूछा एक प्रश्न, और वो बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सुख और दुख कैसे आ जाते हैं। तो भगवान आत्रेय, जिनको भगवान आत्रेय भी कहा जाता है, महर्षि आत्रेय, मेरे लिए वैज्ञानिक आत्रेय हैं वो, उन्होंने ये कहा, धर्म्याः क्रिया हर्ष निमित्त मुक्ता। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। हमारे जो नियत कर्तव्य हैं, हम किसी के भाई हैं, किसी के बहन हैं, किसी के गुरु हैं, किसी के शिष्य हैं, किसी के पति हैं, किसी के पत्नी हैं, ये एक इस दुनिया में जितने भी रिश्ते हैं,
अगर आप उन रिश्तों को बहुत अच्छी तरह निभाते हैं तो आप आनंदित रहेंगे। तो आप आनंदित रहिए और आपको बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, सर आप पधारे। एक बात और मैं जरूर छोटा जरूर। सा, आपने जब कहा कि हम इनके द्वारा स्वस्थ रह सकते हैं या मुस्कान रह सकते हैं, आयुर्वेद में एक जनपदोध्वंस नाम का एक अध्याय है। जी जी। कोरोना जैसे अभी हाल ही हम अभी भी दुनिया को सता रहा है या आने वाले समय में क्या होगा, उसमें स्पष्ट निर्देश दिया गया है, वातात् जलम जलत देशात देशात कालम। मैं चेतावनी दे रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है वो कि वातात् जलम, कोरोना का जो प्रसार हुआ था वो वात के माध्यम से हुआ था। उस प्रज्ञा आचार्य चरक जो प्रज्ञावान पुरुष थे, उन्होंने क्रम वाइज बताया है इसको। वातात् जलम, जो आने वाला कोरोना होगा या किस नाम से आएगा, वो जल के द्वारा आएगा, या आएगा ये निश्चित है, लेकिन जल के द्वारा आएगा। वो कोरोना से भी अति कष्टदायी होगा। वातात् जलम जलम देशात, देश अपना जहाँ रहते हैं उस देश। फिर आता है उसके लास्ट में काल, कालो ही नाम स्वयंभू। इन चारों की प्रदूषण मान सकते हैं हम, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, पोल्यूशन मान सकते हैं। तस्यो मूलम, इन सब चीजों को आचार्य चरक ने एक शब्द में बोल दिया। जैसे आपने कहा कि अपने सभी जो मित्रजन है, परिवारजन है, उनके प्रति अपना क्या धर्म है, स्वयं के प्रति भी, और स्वयं के प्रति भी। क्योंकि ये तो हम जानते हैं कि हमारे माता के प्रति, हमारे पिता के प्रति हमारे क्या कर्तव्य है। तो जनपदोध्वंस, जिसको महामारी बोल सकते हैं आम नागरिक की भाषा में या मैंगो पीपल की भाषा में, उसको बोलते कोरोना के रूप में हम उसको ले सकते हैं। तो ऐसे आने वाले उसको तस्य मूलम अधर्मम और प्रज्ञा अपराध। अधर्म की बात तो सर ने बता दी कि जिन जिन के प्रति हमारा धर्म है उसका हम कर्तव्य पालन नहीं कर पा रहे हैं, उसके कारण ये सब कुछ होता है। अब प्रज्ञापराध, प्रज्ञापराध उसको कहते हैं जो हमें पता है कि ये चीज गलत है, फिर भी हम उसको करे जा रहे हैं हमारी जिंदगी में, उठने से लेकर सोने तक। प्रज्ञा अपराध उसको बताया गया है। तो यही कारण है जो वर्तमान समय में विभिन्न विभिन्न प्रकार के नए नए ज्वर आ रहे हैं। विज्ञान ने इतना आविष्कार कर लिया है, लेकिन एक इस ऋतु में ये ज्वर आ गया नया। पहले कोरोना आया था, फिर पहले डेंगू आया, फिर चिकनगुनिया आया, फिर स्क्रब टाइफस आया, फिर कोई नए नाम से बुखार आ जाएगा। तो ये चलता रहेगा। इसीलिए मैं तो ये कहता हूँ कि प्रज्ञा अपराध मैं भी कोशिश करूंगा, और सर की जो श्रृंखला चल रही है उसमें भी मैं निवेदन करूंगा सर से कि युक्ति व पाश्रय चिकित्सा जो सर ने किए स्टार्ट, उसको आगे बढ़ाते हुए मेरे को थोड़ा सा संबल प्रदान करें कि देवव्य पाश्रय चिकित्सा और सत्वावजय चिकित्सा की तरफ भी मैं कदम बढ़ा सकूं। ऐसा आशीर्वाद भी सर से मांगूंगा। बस यही मेरी बहुत बहुत धन्यवाद। दैव व्यपाश्रय और सत्वावजय ये बड़ी महत्वपूर्ण चिकित्सा पद्धतियां हैं जिनका बहुत कम उपयोग हुआ है। आगे आने वाली श्रृंखला में हम इन पर बात करेंगे। आप सब साथ जुड़े और आप डॉक्टर साहब पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।